हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी ना, सी सेट की डेली प्रैक्टिस सीरीज, क्योंकि कुछ दिनों की वजह से सम इश्यूज की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से यानी कि आज से अब कंटिन्यू होगी। इससे पहले हम 4 वीडियो इसके कर चुके हैं और ये पांचवा है। और अब डेली प्रैक्टिस का हम ये शेड्यूल है ना, अभी अब कंटिन्यूसली चलने वाला है क्योंकि जो कुछ इश्यू था वो रिजोल्व हो चुका है। तो अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पहले से पता होगा कि हम इसमें 10 क्वेश्चंस रोजाना करते हैं और एक लास्ट में होमवर्क भी होता है। साथ में अपने फीडबैक पे डिपेंड करता है कि अगले वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो आज जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं मैक्सिमम PYQs ही हैं और शायद 2019 से मैक्सिमम जो है 2019 के पेपर से डायरेक्टेड उठाए गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ PYQs चलेंगे कुछ दिन तक, साथ में फिर बाद में उनके बेसिस पे थीम हमें पता चल जाएगी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम धीरे धीरे ऐड करने लगेंगे। 2027 का जो पेपर दे रहे हैं, 28 का जो भी पेपर देंगे सी सेट की, जो आलस आलस जो रहता है ना कर लेंगे वो वाले सीन इसमें खत्म हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू इसको फॉलो करते हो तो। जब पेपर आ रहा होगा ना तब तक अपने हम तो सी सेट है ना बहुत अच्छी कंडीशंस में कर लेंगे। धीरे धीरे हम इसमें कॉम्प्रीहेंशन जो है ना उस पोर्शन को भी ऐड कर लेंगे धीरे धीरे। तो अभी हम आज का पहला जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। ए और बी स्टील के दो भारी खंड है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यानी कि तो ए और बी है ना स्टील के हैं, तो क्या कोई बॉक्स मान लीजिए ए और बी स्टील के बॉक्स हैं। अब इसमें क्या कह रखा है, यदि ए के ऊपर किसको रख दे, बी को रख दे, ऐसे बी को उठा के ए के ऊपर रख दे तो उसका वजन लेट हमने मान लिया कि ए का वजन कितना था, 100 वजन था, तो वो कितना बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है। तब इसको बी को ए के ऊपर रखेंगे तो वजन कितना हो जाएगा, 100 का 60% 60 हो जाएगा और 100 ऑलरेडी है ए का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यानी जब बी को ए के ऊपर रखेंगे तो 160 वजन हो जाएगा। अब पूछ रहा है, अब आगे देखें, यदि बी को ए के सिर से हटा दिया जाए, अब इस बी को वापस हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में ए और बी का कुल वजन कितना है, कुल वजन तो 160 हो गया। देखो ए और बी का कुल मिला के 160। अब बी को हटा देंगे तो बी कितने का था, क्योंकि 100 के ऊपर 60 आया था तो बी कितने का था, 60 का था। यानी कि 60 कम कर रहे हैं कितने पर से, 160 पर से। तो वजन कितना, वजन कम हो जाएगा तो ये इसको कितना हो जाएगा, मतलब बी कितना था 60 का, ए और बी का टोटल वजन कितना आ रहा था 100, और कितना वजन कम हो जाएगा परसेंटेज में। देखो आंसर आंसर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका 60/16 का और मल्टीप्लाई 10 का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 37.5% आ जाएगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि क्या कंसेप्ट इसमें लगाया गया है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 37.5%। ये इंग्लिश में मैंने आपके कहने पर मैंने इंग्लिश में भी इसको लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। अप्रैल में 5 सोमवार कब आ सकते हैं, या तो 1 तारीख को सोमवार हो या 2 तारीख को सोमवार हो, तभी तो आ सकता है। जैसे 1 को आता है, फिर अगला सोमवार 8 को आएगा, फिर 15 को आएगा, फिर 22 को आएगा और फिर 29 को आ जाएगा, 29 को। और ये 2 तारीख को आता है तो इसी प्रकार 30 को आ जाएगा, क्या सोमवार को आ सकता है। तो इसने पूछा है दूसरे बच्चे का नवंबर दिसंबर जो नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है, तो नवंबर का पांचवा बृहस्पतिवार भी तब पड़ेगा जब नवंबर में या तो 1 तारीख को बृहस्पतिवार हो या फिर 2 तारीख को बृहस्पतिवार हो, सेम इसी तरीके से। तो अब हमें देखना है कि डेट देखनी है कि 1 को पड़ेगा बृहस्पतिवार या 2 को पड़ेगा, क्योंकि हम पहले मान लेते हैं कि जो है एक्स के पहले बच्चे का जन्मदिन 1 के हिसाब से मानते हैं, 1 को सोमवार मान के, मतलब 29 तारीख का है जो पड़ता है, 29 तारीख का पड़ रहा है कि उसका 29 को मंडे है और उसको बर्थडे पड़ रहा है। तो इसके हिसाब से चलते जाते हैं और देखेंगे नवंबर में किस डेट को बृहस्पतिवार आता है। तो यहाँ से कितने दिन शेष बच रहे हैं, 1, तो ओड डे निकालेंगे कि कितने डेज एक्स्ट्रा बचते हैं, क्योंकि हर 7 दिन में डेज रिपीट हो रखे हैं। तो मई में, अप्रैल के बाद मई आता है, मई में टोटल डेज हो जाएंगे 31 और 31 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, मतलब शेष एक्स्ट्रा डे कितने बच जाएंगे, 3 मई में। तो जून में 2 बच जाएंगे। इसी प्रकार जुलाई में, जुलाई 31 का आता है तो 3 बच जाएंगे, अगस्त भी 31 का आता है 3 बच जाएंगे, सितंबर में 2 बच जाएंगे, अक्टूबर में 3 बच जाएंगे। यानी जो है 31 अक्टूबर तक टोटल ये डेज एक्स्ट्रा रहेंगे जिनमें देखेंगे सोमवार कब कब है। टोटल इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको सभी को जोड़ेंगे तो 3, 3, 9, 12 और 15 और 17 हो जाएगा टोटल, मतलब 17 डेज बच गए ओड डे। फिर से इनमें 7 का भाग दे देंगे तो कुल कितने दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे। यानी कि 29 जो अक्टूबर है ना,
29 अक्टूबर होगा ना, इसी तरीके से 29 अक्टूबर तक क्या रहेगा, सोमवार रहने वाला है। 30 अक्टूबर का क्या हो जाएगा, 30 अक्टूबर का क्या हो जाएगा, फिर मंगलवार हो जाएगा। 31 का 3 एक्स्ट्रा डे है ना, 31 और 1 अक्टूबर, 31 का होता है, 30 का हो जाएगा मंगलवार, 31 का बुधवार और 1 का बृहस्पतिवार, मतलब 1 का बृहस्पतिवार आ रहा है नवंबर में। इस हिसाब से पहले बच्चे का जन्म यदि 5वें, किसको 5वें सोमवार को पड़े तो पहले का क्या जाएगा, जो दूसरे का जन्मदिन आएगा वो पड़ेगा फिर 1 के हिसाब से, फिर वही 29 तारीख का पड़ेगा। 29 तारीख का पड़ेगा, कब, 29 नवंबर का पड़ने वाला है। और 29 यदि नवंबर का पड़ता है, फिर आगे पूछ रखता है उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिवस को पड़ेगा। अब देखो 29 दिन, एक दिन तो बच गया किसका, नवंबर का शेष है, 30 कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा 20 दिसंबर तक जाने के लिए टोटल दिन 20 और हो गए, तो 20 प्लस 1 कितने दिन हो गए, टोटल 21 दिन हो गए एक्स्ट्रा। और 21 दिन में 7 का भाग देंगे तो जीरो से, यदि फिर जीरो आता या भाग पूरा पूरा जब जाता है तो इसका मतलब ये रहेगा सेम डेज रहने वाला है जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 20 दिसंबर को तीसरे बच्चे का जन्मदिन होगा ना, वो भी कब रहेगा, बृहस्पतिवार को ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रीजनिंग से है, आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। सम रैट्स आर कैट्स, मतलब कि इसमें हमें डायग्राम बनाने होंगे। पहला क्या बोल रखा है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, सम रैट, चूहे को क्या बोलेंगे, रैट। रैट आर क्या है, कुछ चूहे क्या है, कैट्स हैं, बिल्लियां हैं, सीटी लिख देता हूँ मैं कैट को, ठीक है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स आर डॉग्स। तो एक तो इसको ऐसे बना सकते हो, कुछ कैट्स आर डॉग्स। एक इसको ऐसे बना सकते हो, रैट, रैट ऐसे हो गया, और ये कैट हो गया, और डॉग्स इस तरीके से बन सकता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिया नहीं है, दो डायग्राम बन जाएंगे। यहाँ से भी यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कुछ जो कैट्स है ना, कुछ कैट्स क्या है, डॉग्स हैं। अब तीसरे पे जाते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, मतलब कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। इसका मतलब एक तो ये बन सकता है कि बिल्कुल अलग ही बन जाए, गाय, काऊ, CW लिख देता हूँ इसको। एक ये हो सकता है कि कोई भी कुत्ता गाय नहीं है तो इस डोगी वाले को छोड़ दे और इधर लगा दे उस काऊ को, इस तरीके से लगा दे काऊ, काऊ। तो इसके हिसाब से भी अब ये हमारा सही बैठता है कि कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। अब देखो इस कर्स पे चलते हैं, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय, ये काऊ, बिल्ली नहीं है। देखो पहले के हिसाब से देखें ना, जिसमें बिल्कुल अलग लिखते हैं, तो उस हिसाब से तो ये निष्कर्ष सही बैठता है। लेकिन जो दूसरा डायग्राम हमने इसमें मिक्स में लिख दिया था काऊ को साथ में, उसके हिसाब से देखो तो ये कैट वाला पोर्शन है, ये बीच वाला बोला, और ये काऊ वाला। तो कुछ कैट्स है ना जो बिल्लियां हो सकती हैं, स्पष्ट तो नहीं को, मतलब हमारे दूसरे डायग्राम के हिसाब से ये सही, मतलब हो भी सकता है सही। और पहले वाले डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल ये जो बोल रहा है वो सही है, दूसरे वाले के हिसाब से कि ये बोल रहा है कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, जबकि हमारे यहाँ तो आ रहा है। तो इसका मतलब एक गलत और एक सही, मतलब स्पष्ट निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं पहले स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी डॉग, कुत्ता मतलब डॉग, रैट नहीं है। पहले के हिसाब से देखो, पहले डायग्राम के हिसाब से डॉग ये हो गया, रैट ये हो गया, नहीं है, पहला सही बैठता है। लेकिन हम दूसरे डायग्राम के हिसाब से चले तो ये डॉग हो गया, रैट हो गया, इसके हिसाब से तो कुछ कुत्ते हैं ना वो रैट हैं, तो यानी ये गलत हो गया, इसका जो कि कह रहा है गलत हो गया, और इसके हिसाब से सही कह रहा है वो। फिर से इसमें भी दो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं, तो ये भी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है इस डायग्राम से, इस निष्कर्ष का भी। दूसरा तीसरा बोल रखा है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। देखो कुछ बिल्लियां, कैट हो गई सीटी, और चूहे हैं, चूहे मतलब रैट, तो ये ऑलरेडी तो खुद ने भी दिया है। देखो कुछ चूहे बिल्लियां हैं, और इसमें भी है बोले कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट से किसी भी डायग्राम में देख लो, कुछ कैट्स आर रैट आएंगे। तो जो केवल निष्कर्ष तीसरा है ना, वो इसका सही आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चनों को हमने पहले भी किया है बहुत सारे, और आगे भी बहुत करेंगे। इसका एक सीधा सा सिंपल होता है कि जब तक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा ना, किसी भी स्थिति में सेम आंसर आना चाहिए, तब तक हम उसको मतलब उस आंसर को डन नहीं मानेंगे। चार समांतर रेखाओं के एक समुच्चय में से जो कि चार समांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इस तरीके से चार समानांतर रेखाएं होगी, समानांतर रेखाएं हो गई, और चार अन्य समानांतर रेखाएं 1 2 3 और 4 इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उनसे बने जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगा। तो ये क्या हो गया, तो हमने ये डायग्राम बनाया इस तरीके से, 4 है क्षैतिज है और 4 क्या है ऊर्ध्वाधर है। तो टोटल देखो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए कितने भुजाओं की आवश्यकता पड़ रही है। देखो दो की तो पड़ रही है ऐसे हॉरिजेंटल, और दो की पड़ रही है ऐसे खड़ी वाली, इसको मतलब कि क्षैतिज लाइनों का और दो ऊर्ध्वाधर का। तो टोटल लाइनें हमारे पास कितनी है, 4 हॉरिजेंटल हैं, और उनमें से कितनी चाहिए समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए, 2, और 2 चाहिए किसमें से, जो क्षैतिज है,
उनमें से चाहिए। तो टोटल देखो 4 ऊर्ध्वाधर 4 क्षैतिज, उनमें से कितनी कितनी चाहिए, 2 2 लाइन चाहिए। देखो 1 2, ये तो हो गई ऊर्ध्वाधर की 2, और ये क्षैतिज की, और है कितनी 4 4। तो कितने वो बन जाएंगे हमारे समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एनसीआर का सूत्र क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। यहाँ से देखो तो ये एन हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा 6 × 6 = 36। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एन सी आर वाले क्वेश्चन आए ना क्रमचय वाले, तो उसमें जितने नीचे दिया हुआ ना आर का मान जितना हो उतनी बार ऊपर वाले को खोल लेंगे 4 × 3, और नीचे वाले को उतनी बार खोल लेंगे। 3 होता था यहाँ 3 बार खोलते, 4 × 3 × 2। और अगर यहाँ पे नीचे फिर 3 को खोलते 3 × 2 × 1, मतलब जितनी बार उतनी बार। इसी प्रकार इसको भी खोल लेंगे 4 × 3 और 2 × 1। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, वही 36 आंसर आ जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि 4 ऊर्ध्वाधर भुजाओं में से 2 की नीड होगी, 4 क्षैतिज भुजाओं में से 2 की नीड होगी, तब एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। टोटल कितने बन जाएंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी जो एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है, मतलब एक विद्यालय है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को एक संख्या दी गई है। यह विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है, एक विद्यार्थी चुना इन्होंने, वो क्या है, फुटबॉल का खेलता है, मतलब फुटबॉल खेलता है। और यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, मतलब ये जो फुटबॉल खेलता है ना, उसको जो नंबर दिया गया है ना, वो केवल और केवल किससे 4 से विभाजित है, ठीक है। जबकि एक अन्य विद्यार्थी जो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। और यदि पहचान संख्या 6 से विभाजित है, ये जो क्रिकेट खेलता है इसको कुछ नंबर दिया गया है, और वो केवल और केवल किससे 6 से विभाजित होता है। तो 1 और 100 के बीच में प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है, मतलब 1 से 100 के बीच में दी गई है। सब विद्यार्थी 100 को कोई ना कोई संख्या दी गई है। तो उनमें से कितने विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी कि उसमें 4 का भी भाग जाता है, उस जो संख्या दी गई उसमें 6 का भी जाता है। यही मतलब हुआ ना, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों साथ खेलते हैं। यानी इसको पता कैसे चलेगा, तो 4 और 6 का हम ले लेंगे एलसीएम, 4 का और 6 का ले लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। 2 आ जाएगा, 2 × 3, 3 का 3 बार, 2 2 1 1, इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 2, यानी कि एलसीएम आ गया 12। 12 यानी 12 एलसीएम आया, यानी 12 का भाग है ना, तो 12 में है ना 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि एक तो 12 खुद, और 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे ना 100 से नीचे के, वो सारे इसके राइट आंसर आ जाएंगे। दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाला में किसका केवल 4 का भाग जाएगा, क्रिकेट खेलने वाले में 6 का भाग जाएगा। यानी कि हमें ऐसी संख्याएं चुननी है जिनमें 4 और 6 दोनों का भाग जाए। देखो एक साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, 100 से कम होनी चाहिए, ऐसे पूछनी है। तो देखो 6 की संख्या जिनमें 6 का भाग जाता है, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ गया, 24 आ गया। अब इनमें देखोगे ना, तो देखो 6 में 4 का भाग नहीं जा रहा, 12 में जा रहा है, 18 में नहीं जा रहा, 24 में जा रहा है। इस तरीके से 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 30 में नहीं जाएगा, 36 में जाएगा, मतलब एक छोड़ के एक आ रहा है। तो वही सेम वही हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 पंजू 60, 12 छिकी 72, फिर 84 और 96। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 12 हो गया, 1 24 हो गया, 2 36 3 48 4 60 5 6 7 और 8, 8 टोटल संख्या आ जाएंगी, जिनमें किसका 3 का और सॉरी 4 का और 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जब एक धावक किसी दौड़ को 12 किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही है, तब उसे बताया गया है कि वह केवल 80% हिस्सा उसने पूरा किया है। इस स्पर्धा में धावक को कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, शायद रिपीटेशन हो गया। तो मतलब कि 12 किलोमीटर किसके बराबर है, 80% के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। देखो 80% का मतलब हम 20-20 में बांट ले तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे, 20-20-20-20। 12 को भी 4 में बांट लो, 3-3-3-3 के बढ़ जाएगा। अब 80 और 80 से 100 तक जाने पर 20 का 20% का एक टुकड़ा और बच रहा है ऐसे। तो 12 ऑलरेडी है, इसका एक टुकड़ा और जोड़ देंगे, 3 यानी 15 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि 80% किसके बराबर है, 80% चला है वो कितना भी चला है वो कितना 12 किलोमीटर के बराबर है। तो 1% के बराबर क्या आ जाएगा, 12/80। चूंकि उसको 100% चलना है, कुल डिस्टेंस याद करनी हो, तो 12/80 × 100 कर देंगे। और जब इसका सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो इसको टोटल सॉल्यूशन करोगे तो इसका राइट आंसर 15 आ जाएगा। आप ऐसे ही याद रख लेना ना, 80% का मतलब हो गया 20-20 के 4 पार्ट हो गए,
और 12 का भी फिर 4 पार्ट कर लेंगे बराबर, यानी कि 20% के बराबर 3 आ जाएगा, और 3 और जोड़ देंगे 100% करने के लिए, 20% शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राजू के पास 9,000 रुपये हैं, 9,000 रुपये हैं राजू के पास, और उसने एक मोबाइल हेडसेट खरीदना चाहता है वो, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हेडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, अभी हूबहू किया है, और मैंने कहा था 2019 के क्वेश्चन हैं ये, तो मतलब बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस लिए गए हैं और इसे एक सेम कंसेप्ट के ऊपर है। तो देखो इसमें भी वही है, 70% है उसके पास रुपए, और कितने हैं 9,000 रुपये, 71 मतलब 75% के बराबर है। अब इसको मैंने जो तरीका बताया आसान वाला, उस तरीके से भी कर सकते हैं। 75 को 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे, 25 25 25, 4 पार्ट्स बन जाएंगे, 100 में 25 चौक 100, तो 75 मतलब 3 पार्ट्स, और 90 को भी 9,000 को 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 3-3 हज़ार का एक पार्ट हो जाएगा। तो हमें कितना और चाहिए, 25% चाहिए, मतलब एक पार्ट और चाहिए। एक पार्ट कितने का है, 3,000 का, 9 ऑलरेडी है, तो 9 और 3 कितना, टोटल की बात करें हेडसेट का प्राइस कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। अब वो क्या करता है, इसलिए वह एक मित्र से 2,000 रुपये उधार लेता है। 9,000 उसके पास ऑलरेडी थे, 2,000 वो और उधार लेता है, कितने हो गए 11,000। 11,000 करने के बाद जब उसको हेडसेट खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि 12,000 हेडसेट की हमने कंप्लीट प्राइस देखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजू के पास अभी भी हेडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं। अगर ये आपको मेथड समझ नहीं आया तो आप इसको उसी तरीके से कर सकते हो। 75% किसके बराबर आ जाएगा, 9,000 के बराबर। 100% कैसे निकालेंगे हम, पहले तो ये 75% इसके मतलब ऐसे आ जाएगा 9,000 बटा 75%, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1% के बराबर। और 100% हमें निकालना है तो 100 से गुना इधर भी कर देंगे, 100 से गुना इधर भी कर देंगे, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 ही आएगा, 12,000 आएगा। चूंकि इसने 9,000 ऑलरेडी थे, 2,000 उधार ले लेगा, लेकिन फिर भी हेडसेट नहीं खरीद पाएगा, यानी कि राजू के पास अभी भी हेडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा ए। एक कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन आ गए। वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। 2002 की बात कर रखा है ये। लेट हमें मान लेते हैं कि मीनू को MN मान लिया मीनू, और मीरा को मान लिया MR मीरा। तो इसने बोला है कि मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, माना हमने मीरा की उम्र को 3x मान लिया। अब 3x का 1/3 करेंगे तो 3x का 1/3, 3 से 3 गए यानी x आ जाएगा। यानी 2002 में मीनू की एज कितनी हो गई x, और मीरा की कितनी थी 3x। अब 2010 की बात करें, 2010 में ये बोल रखा है कि मीनू जो है वो मीरा की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मीनू की उम्र यानी मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी हो जाएगी। मीरा की उम्र कितनी है, 3x थी 2002 में, तो 2010 तक कितना 8 साल और बढ़ गए, तो टोटल एज कितनी हो गई अब मीरा की एज कितनी हो गई, तो मीरा की एज हो गई कितनी, 3x तो ऑलरेडी थी और 10 और बढ़ गई। जबकि इधर मीनू की उम्र पहले कितनी थी x, और अब कितनी हो गई 8 साल, और 2002 से 2010 की बात हो रही है, x + 8 हो गई। चूंकि और 2010 में है कितनी मीरा की उम्र, वो मतलब मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी, तभी तो बराबर आएगा ना। ये देखो मीनू की उम्र है और ये मीरा की उम्र है 3x + 10, इसने दिया हुआ है कि आधी हो जाएगी 2010 में, तो आधी के लिए हम बटे 2 लगा दिए। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x + 10 और 2x + 16, और 2 इसको इधर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 साल आ जाएगी। x की वैल्यू 8 साल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, 2002 में मीनू की उम्र x थी, x यानी 8 साल थी। आप पूछ रहा है कि मीनू का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी 2002 में मीनू 8 साल की थी, तो उसका जन्म कब हुआ था, मतलब 2002 में से 8 साल घटा देंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा 1994 आ जाएगा। 1994 में उसका जन्म हुआ था, तभी तो 2002 में वो 8 साल की होगी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यदि 1 और 1,000 के पूर्णांक को बीच में लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगा, 1 से 1,000 के बीच में 5 पूछ रखा है, 5 कितनी बार। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हो, 1 से और 100 के बीच में प्रत्येक जो संख्या है ना, 1 से लेकर 9 तक कितनी बार आती है, 20-20 बार आती है। किस तरीके से, इस तरीके से आप गिन सकते हो, जैसे 5 15, 5 को गिन लेंगे, 5 15 25 35 45 55, 55 में अभी सिर्फ वो दहाई डिजिट पर जो 5 आता है ना वो गिनना है। 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, यहाँ तक जब आप आओगे तो टोटल 10 हो जाएंगे 5। इसी प्रकार जब 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 50 में खुद में इकाई डिजिट पर भी 5 होने वाला है, 10 इस तरीके से हर डिजिट इसी प्रकार से 20 बार आएगा 100 तक। और अगर 1 से 100 तक कितनी बार आ रहा है, 20 बार, तो 1 से 1,000 तक कितनी बार आएगा, तो देखो 1 से 100 तक 20 हो गया, 100 से 200 तक 20, फिर 300 तक 20, इस तरीके से कितनी 10 बार आ जाएंगे टोटल, 20-20 करके 900 से 1,000 तक 20 हो जाएंगी। मतलब 1 से 1,000 तक कितने 10
बन जाएंगे ना, ऐसे 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, इस तरीके से 10 बार, और प्रत्येक में 20 बार आ रहा है, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 10 बार आ जाएगा 1 से 1000 तक, यानी 200, 200 बार ऐसे आ गया। ठीक है, कब? सीधा सीधा जब 1 से 100 तक मान लेंगे हम 20 बार आ रहा है। दूसरा, अब एक हमारी 500 से लेके और 599 तक एक ये लीजिए, एक ये भी तो सीक्वेंस बनने वाली है ना, 500 से लेके 599 तक। अब इसमें क्या रखा है, ये इकाई अंक पे है ना, 5 हमेशा चलता रहेगा, और ये कितनी बार आएगा, 500 से लेके 599 तक, टोटल 100 बार आएगा। यानी 200 बार तो कब आ रहा है, जब हम 5 को यदि इकाई अंक पे मानते हैं या दहाई अंक पे मानते हैं तब, और यदि सैकड़े के अंक पे कब आ रहा है, 500 से लेके 501 तक, यानी 100 बार इस तरीके से आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 200 प्लस 100 यानी 300 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 1000 के बीच में 300 बार 5 आएगा। अगर 1 पूछता, 2 पूछता, 3 पूछता, 4 पूछता, 5 पूछता, तो वो भी 300 बार ही आते हैं 1 से 1000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज की, राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंदे और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने 10 गेंदे, 10 तो बॉल खरीदी और 10 खरीदी रैकेट को, आर से डिनोट कर देते हैं। राकेश ने कितने रुपए खर्च किए, 1300 रुपए। राकेश ने कितने रुपए किए, 1300, और राजेश ने किए 1500, यानी दोनों ने मिलकर 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे, कितने रुपए में, 1300 एक ने दिए, 1500 एक ने, टोटल कितने दे दिए, 2800 रुपए दे दिए। और मतलब 2800 रुपए में क्या क्या खरीदा इन्होंने, 10 तो बॉल खरीदी और 10 रैकेट खरीदी मिलकर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब उन्होंने प्रत्येक रैकेट की कीमत, प्रत्येक रैकेट को, यदि एक रैकेट की कीमत कितनी है, गेंद की कीमत की 3 गुनी है, यदि 3 बॉल आ जाएंगी एक रैकेट में, 3 गुनी है, तो यानी कि एक आर के बराबर क्या है, 3 बॉल है एक रैकेट की, मतलब हम 3 बॉल खरीद सकते थे, इसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि एक आर की जगह 3 भी रखेंगे, तो आर की जगह यहाँ पे आर की जगह 3 भी रख देंगे, ये इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 भी, और 10 भी ऑलरेडी है, यानी 40 भी हो जाएगा। और 40 भी किसके बराबर हो रहा है, 2800 के बराबर। तो एक बी का मान कितना आ जाएगा, इस 40 को इसके नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 70, यानी एक बॉल कितने रुपए की आ रही है, 70 रुपए की। तो एक रैकेट की कीमत पूछ रखा है, तो रैकेट की कीमत क्या आ जाएगी, क्योंकि एक बॉल कितने की आ रखी है, 70 की, तो रैकेट कितने का आ जाएगा, 70 × 3 यानी 210 रुपए की। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, और 210 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल डिस्कशन हो गया 10 क्वेश्चन का। अब हमारा जो होमवर्क है जो आपको करना है, तो ये होमवर्क को पहले आप हिंदी में देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और साथ ही हर साल हर जो सीरीज का हर वीडियो की तरह ही मैं इस बार भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई और भी आसान मेथड आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करें, क्योंकि ये स्टार्टिंग के कुछ वीडियो है, इसमें थोड़ी इश्यूज आ सकता है। हमारे पेन, मतलब एक नॉर्मल टैब है जिसमें मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो पेन वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे ये रिजोल्व होती रहेगी, उनका उसका कोई वो नहीं है। तो बाकी आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन है। बाकी इस सीरीज से जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क को जरूर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो यूपीएससी, सीएससी, सीसेट देने वाले हैं। और अगर मैथ रीजनिंग की आप वैसे भी प्रैक्टिस करने वाले हो ना, यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सीएपीएफ का दे रहे हो, चाहे सीडीएस का, चाहे एनडीए का, चाहे ईपीएफओ का दे रहा है जिसमें मैथमेटिक्स आ रही है, तो वो यही इस तरीके की क्वेश्चन होंगी। तो आप इसके लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज के वीडियो।